गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टाइटल है, क्या पिता अपनी संतान को संपत्ति से बेदखल कर सकता है? क्या पिता अपनी संपत्ति से बेटे को बेदखल कर सकता है? हिंदू एंड मुस्लिम लॉ की पूरी जानकारी 2025 में। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टाइटल है, क्योंकि संपत्ति से बेदखल करने का जो प्रावधान है हिंदू लॉ में, वो पैतृक संपत्ति से रिलेटेड भी है और स्ववर्जीय संपत्ति से भी रिलेटेड है। इसी प्रकार से मुस्लिम लॉ में, ये मुस्लिम विधि में जो प्रावधान दिए गए हैं उससे संबंधित है। दोनों में अलग अलग प्रावधान बताए गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, और हमारा आज का जो वीडियो का टाइटल है कि पिता अपनी संपत्ति से बेटे को कैसे बेदखल कर सकता है। इसमें एक व्यूअर्स का भी सवाल है हमारा। जो सवाल उन्होंने पूछा है उस सवाल का भी जवाब इसी वीडियो में उनको मिल जाएगा। और उसके अलावा भी इस वीडियो में कुल व्यूअर्स के 4 सवालों को मेरे द्वारा शामिल किया गया है, जो इसी टॉपिक से संबंधित हैं, इसी टाइटल से संबंधित हैं। किया गया है, जिसमें सवाल नंबर 1 है, क्या सुन्नी मुसलमान को एक बीवी और 3 लड़के और 2 लड़कियां हैं, जिसमें सिर्फ बीवी और 2 लड़के और 2 लड़कियों को वसीयत करता है पूरी संपत्ति की, और एक लड़के को बेदखल करता है? ये बेदखल करता है क्योंकि उसके ताल्लुकात हमारे साथ खराब हैं। लड़के को बेदखल करना आता क्या, आता है तो कैसे, और नहीं करते आता तो उसके बारे में सवाल का जवाब दो। तो ये बेदखल करने से ताल्लुक रखने वाला सवाल है मुस्लिम विधि का, जो इसी वीडियो में इसका मैं आपको जवाब दूंगा। और ये जवाब इस ई बुक के अंदर अध्याय 3 में दिया गया है। मैं आपको बता दूं, इस जो भी मैं वीडियो बनाता हूं सबकी ई बुक मेरे द्वारा तैयार की जाती है पीडीएफ के रूप में। और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मेरे द्वारा दी गई है। आप उसको वहां पे जैसे क्लिक करेंगे तो वहां से आप मेरे ई बुक स्टोर पर पहुंच जाएंगे। वहाँ लगभग 100 ई बुक प्रॉब्लम सॉल्यूशन के नाम से मेरे द्वारा अपलोड की जा चुकी है। प्रत्येक ई बुक की कीमत 199 रुपीज है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप उसको वहां जाके परचेस कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं इसमें, कि वीडियो का टाइटल भी सर हमारा इसी से संबंधित है। और इसमें बेदखल करने का जो मुद्दा है, इसमें मैं हिंदू लॉ में क्या प्रावधान बताए गए हैं और मुस्लिम लॉ में क्या प्रावधान बताए गए हैं, दोनों इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। तो हमारा अगले व्यूवर्स का सवाल है कि यदि एक बार पारिवारिक बंटवारा नोटरी से कर लिया गया हो और बाद में रजिस्ट्री से अन्य रिश्तेदारों के हस्ताक्षर नहीं लिए गए हों रजिस्ट्री में, तथा केवल एक हिस्सेदार ने अपनी पत्नी के नाम संपत्ति ट्रांसफर कर दी हो, तो क्या रजिस्ट्री वैध होगी? ये अध्याय नंबर 2 में, ई बुक पीडीएफ के अध्याय नंबर 2 में है। वहां पे हम इस सवाल का जवाब मिलेगा। हम वीडियो में जब आगे बढ़ेंगे तो इस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। और इसमें जो हमारे व्यूवर्स का सवाल है, तो इस सवाल में मैंने एक एक्स्ट्रा सवाल और भी जोड़ा है जो इसी से रिलेटेड है, ताकि ये सब्जेक्ट पूरी तरीके से क्लेरिफाई हो सके। मैंने जो अगला सवाल जोड़ा है इसमें, कि यदि कोई भी परिवार का सदस्य रजिस्ट्री पर आपत्ति ना करे तो। भाई सवाल ये हुआ कि नोटरी से पारिवारिक बंटवारा आपने करा लिया और रजिस्ट्री में अन्य हिस्सेदारों ने हस्ताक्षर नहीं किए और रजिस्ट्री करा दी, तो इसमें एक प्रश्न और जोड़ा है सर मैंने क्लियरिफाई के लिए, कि यदि कोई रिश्तेदार या हिस्सेदार आपत्ति ही ना ले। दूसरा है, और यदि नोटरीकृत पारिवारिक बंटवारे में नोटरी पारिवारिक बंटवारे के आधार पर की गई हो जिससे अन्य हिस्सेदारों के हस्ताक्षर नहीं है, तो क्या रजिस्ट्री वैध होगी? मतलब कई साल हो गए, कोई आपत्ति नहीं ली गई, तो रजिस्ट्री क्या वैध होगी? और पारिवारिक बंटवारा करके करी गई है सहमति से, तो वो रजिस्ट्री वैध होगी या नहीं? ये इन सब बातों पे हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। अध्याय 2 में हमारा ये टॉपिक शामिल है। और हमारे व्यूअर्स का तीसरा सवाल है, ये मुस्लिम विधि से संबंधित है, कि का कोई व्यक्ति अपनी खुद की कमाई से खरीदी हुई जमीन स्व अर्जित जिसको कहते हैं का 1/3 से ज्यादा हिस्सा वसीयत के जरिए दे सकता है? और हमारे एक अगले व्यूअर्स का सवाल है कि मुस्लिम कानून में चल संपत्ति में बेटियों का हिस्सा, चल संपत्ति में लड़कियों का हिस्सा क्या होता है? तो इसमें 3 सवाल हमारे जो है कि मुस्लिम विधि से संबंधित हैं और एक सवाल हिंदू विधि से संबंधित है। और जो सबसे बड़ा हमारा सवाल है, क्या पिता अपनी संपत्ति से बेटे को बेदखल कर सकता है? तो इसमें मैं हिंदू और मुस्लिम दोनों कानूनों के तहत आपको कानूनी जानकारी प्रदान करूंगा। टाइटल ही सर ये जो चुना है, इस टाइटल के अंदर ही ये सभी सवालों के जवाब आज आपको मिल जाएंगे। और इसी के अलावा जो आज के वीडियो में मैं आपको आगे सर जो जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में, उसमें मैं संक्षिप्त जानकारी आपको मैं प्रदान कर देता हूँ,
ताकि आपको वीडियो के प्रारंभ में ही ये पता लग जाए कि हम वीडियो में आगे किन किन टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। उसमें नंबर एक है, बेदखली के कानूनी आधार क्या होंगे। मतलब बेटे को पिता के द्वारा संपत्ति से यदि बेदखल किया जाता है तो उसके कानूनी आधार क्या होंगे। इसमें हम संपत्ति के प्रकार जैसे स्व अर्जित संपत्ति और पैतृक संपत्ति को हम समझेंगे, क्योंकि हमारे वीडियो के टाइटल से ही संबंधित है। इसको एक उदाहरण भी मैंने ई बुक में तैयार किया है, उसमें भी हम इसको समझेंगे सरल उदाहरण के साथ। और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 को भी हमें इसमें समझना होगा। उसी प्रकार से डिसऑन का क्या मतलब होता है। संतान को कह देना तुम्हें बेदखल कर दिया, अब कोई हिस्सा नहीं। ये एक आम प्रचलन की भाषा है जो सोशल मीडिया, व्हाट्सएप या मुंह से कहकर लोग ऐसा कह देते हैं, तो उसका क्या मूल्य और महत्व होगा हम इसको समझेंगे। क्या डिसऑन कानूनी रूप से मान्य है। क्या भारत में किसी कानून में डिसऑन शब्द की मान्यता दी गई है, इस पे हम खास तौर से चर्चा करेंगे। अगला पॉइंट है सर हमारा, कोर्ट किस स्थिति में बेदखली को मान्यता देता है। आपने डिसऑन कर दिया, मौखिक कह दिया या कुछ कोई भी रीति पद्धति अपना ली, तो क्या कोर्ट उसको मान्यता देता है, और नहीं देता है तो कोर्ट किस पद्धति को मान्यता देता है, इस पे भी हम आज के टॉपिक में चर्चा करेंगे। यानी बेदखली का कानूनी तरीका क्या है, संपत्ति पर अधिकार का निर्धारण कैसे होता है, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। उसके बाद क्या हिंदू पिता बेटे को बेदखल कर सकता है, इसका एक सरल उदाहरण मैंने आप लोगों के लिए तैयार करके रखा, उस पर हम चर्चा करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के 2 फैसले सर इसमें मैंने आप लोगों के लिए निकाल के रखे हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। क्या मौखिक रूप से बेदखली मान्य है, क्या स्वर्जित संपत्ति पर पिता को पूर्ण स्वतंत्रता होती है, इन दोनों मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। और व्यूवर्स के 2 सवाल भी हैं सर, जो पारिवारिक बंटवारे से नोटरी पर लिया गया है, वो हमारा इसी तारतम्य में आगे उसका जवाब मैं आपको दूंगा। साथ ही रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17(1)(b) और धारा 49, मतलब जिनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, यदि आपने उनका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो क्या कानूनी परिणाम होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। और सरल उदाहरण भी सर इसमें 7 उदाहरण मेरे द्वारा तैयार किए गए हैं, और सर्वोच्च न्यायालय के 7 फैसले भी इसमें जो है कि हम जिस पे चर्चा करेंगे। और मुस्लिम, ये तो सर हमारा हो गया हिंदू लॉ के तहत। अब मुस्लिम लॉ को भी हम देख लेते हैं कि मुस्लिम लॉ में बेदखली का कानून व अधिकार क्या कहता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। पैतृक संपत्ति, हिबा, बंटवारा और विवर्ष के वो दोनों तीनों सवाल जो मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में पढ़कर बताया, उन पर भी हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय में विनीता शर्मा का 2020 का एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 पर आधारित है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। ये भी वीडियो के टाइटल से ही संबंधित है। बेदखली पत्र नोटिस की क्या वैधता है, मतलब आपने डिसऑन जिसे मैंने बताया उसको लिखित रूप में किसी को नोटिस दे दिया बेदखली का, तो क्या उसकी कानूनी वैधता होगी, किस प्रकार से दिया जाएगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सरल उदाहरण भी आपके लिए तैयार किए मैंने इसमें। वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, इसकी धारा 4 और 23 पर हम चर्चा करेंगे। बच्चों से भरण पोषण कैसे मांग सकते हैं माता पिता, उदाहरण के साथ हम समझेंगे। यदि संतान उत्पीड़न करे और उसे बेदखल उत्पीड़न करे तो उसे बेदखल कैसे किया जा सकता है, मतलब पिता को उत्पीड़ित कर रहे हैं माता पिता को, तो उनको कैसे बेदखल किया जा सकता है, उदाहरण इसमें तैयार किया है। जिला अधिकारी को शिकायत कैसे की जाएगी, मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल की क्या प्रक्रिया होगी, ट्रिब्यूनल में आवेदन देने की अपील किस प्रकार से की जाएगी, क्या संपत्ति वापस ली जा सकती है माता पिता के द्वारा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। वसीयत और हिबा में क्या अंतर है। बेदखली नोटिस, जैसे कि व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर ये काफी प्रचलन में है बेदखली का नोटिस, कि वो व्हाट्सएप पे भेज दिया तो हमने संतान को बेदखल कर दिया। और अक्सर ऐसा भी होता है परिवार में कि कुछ माता पिता की एक संतान जिसको बेदखल करते हैं, मतलब शराबी, स्मेकची या व्यभिचारी या गुंडा बदमाश इस प्रकार का है, उनको ऐसा लगता है कि हमारी पूरी संपत्ति को बर्बाद कर देगा, उनका कहना भी नहीं मानता है, बार बार वो बोलते हैं तो उनसे झगड़ा मारपीट गाली गलौज करता है, तो ऐसी स्थिति में भी वो उसको बेदखल करने की सोचते हैं। या कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि सौतेली माँ सौतेली माँ पिता के साथ मिलकर उस संतान को कोई हिस्सा नहीं देना चाहती है, और कुछ ऐसा षड्यंत्र रचती है कि उसको प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया जाए। या परिवार में भी कई बार ऐसी राजनीतियां पैदा हो जाती हैं कि एक सीधे साधे बच्चे को जो कुछ समझता नहीं है, 18-19 साल का हुआ ही है उनका, इसको भी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दो। ऐसे हजारों 50 रीजन हो सकते हैं जो सही भी हो सकते हैं, और कुछ उदाहरण रीजन गलत भी हो सकते हैं, लेकिन टोटल मिला के मामला आता है सर प्रॉपर्टी पे बेदखली का।
तो इसलिए हम इन सभी टॉपिकों पर आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे और संपत्ति विवाद से बचने के क्या कानूनी उपाय होंगे सर, इसको भी हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो ये सभी महत्वपूर्ण टॉपिक सर मैंने आज के वीडियो में आप लोगों के लिए तैयार करके रखे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया वीडियो के प्रारंभ में ही कि इसकी ई बुक भी मेरे द्वारा आप लोगों के लिए तैयार करके रखी गई है। तो आइए सर, बिना देरी करे हम ई बुक की ओर चलते हैं, जहां से मैं आपको आगे की जानकारी प्रदान करूंगा। आइए सर, लेट्स गो सर। जैसा कि सर आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये ई बुक है और ये इसका टाइटल है कि क्या पिता अपनी संपत्ति से बेटे को बेदखल कर सकता है, हिंदू एंड मुस्लिम लॉ की पूरी जानकारी 2025 में। यही हमारे वीडियो का भी सर टाइटल है। इसके अध्याय से मैं परिचित करा देता हूँ। इसको कुल 9 अध्याय में बांटा गया है, जिसमें अध्याय नंबर 1 में संपत्ति के प्रकार और बेदखली का कानूनी आधार। 2 में क्या हिंदू पिता बेटे को बेदखल कर सकता है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 की व्याख्या। इसमें हिंदू लॉ से संबंधित सभी सवालों के जवाब सब मिल जाएंगे। तीसरा अध्याय मुस्लिम लॉ में बेदखली के अधिकार, हिबा और फरयाज का कानूनी विश्लेषण। इसमें भी मुस्लिम लॉ से संबंधित जो सवाल मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में पढ़े हैं, कुछ व्यूवर्स के सवाल, वो भी आपको इस अध्याय में मिल जाएंगे। इसी प्रकार अध्याय 4 में सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख फैसले, संपत्ति विवादों पर कानूनी दृष्टिकोण क्या होगा, इस पर हम इस अध्याय में चर्चा करेंगे। अध्याय 5 में है वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, ये अध्याय 5 में दिया गया है। अध्याय 6 में वसीयत और हिबा में अंतर, कानूनी प्रभाव और सीमाएं क्या होगी। अध्याय 7 में संपत्ति के निष्कासन नोटिस की वैधता, क्या सिर्फ कागज पर बेदखल करना मान्य होगा। और 8वां है संपत्ति विवाद से बचने के कानूनी उपाय, परिवार में शांति कैसे बनाएं। और ये 8 अध्याय था टोटल। और उसके बाद इसमें डिस्क्लेमर दी गई है, उसके बाद इसमें प्रस्तावना दी गई है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और उसके बाद फिर यहाँ से अध्याय 1 चालू होता है, जो हमारे वीडियो का प्रारंभ है। इसमें हम देखते हैं संपत्ति का वर्गीकरण। बेदखल करने से पहले हमें स्ववर्जित संपत्ति और पैतृक संपत्ति को समझना होगा। इस पर मैंने एक पिछला वीडियो भी बनाया है कि क्या पिता पैतृक संपत्ति की वसीयत कर सकता है, या क्या पिता अपने हिस्से की पैतृक संपत्ति की वसीयत किसी भी एक व्यक्ति को कर सकता है। पूरा 1 घंटे के तकरीबन वीडियो है। पूरे उसकी ई बुक भी मैंने लिख के उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दी है। बहुत से व्यूवर्स पूछते हैं कि सर हमें ई बुक कहाँ मिलेगी, तो सर मैं बता दूं कि हर वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ई बुक डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देता है। आप वहां पे क्लिक करेंगे तो वहां से आप ई बुक परचेस कर सकते हैं। 199 रुपीज मेरी ई बुक की रखी गई है। आइए सर, हम अब आगे बढ़ते हैं। स्ववर्जित संपत्ति के वर्गीकरण में नंबर ए देखेंगे हम, स्ववर्जित संपत्ति। क्योंकि सर इन परिभाषाओं का अगर हम नहीं समझेंगे तो इन सवालों के जवाब, या जो हमारा वीडियो का टाइटल है, उसको भी हम नहीं समझ पाएंगे। स्ववर्जित संपत्ति क्या होती है? जो संपत्ति किसी व्यक्ति ने स्वयं की कमाई, व्यवसाय, नौकरी, विरासत के अलावा किसी अन्य स्रोत से अर्जित की हो, वह स्वअर्जित संपत्ति मानी जाती है। उदाहरण के तौर पे राम ने अपने वेतन से एक फ्लैट खरीदा, यह स्वअर्जित संपत्ति मानी जाएगी। मतलब फ्लैट के अलावा जमीन, मकान, प्लाट जो भी खरीदा हो उसकी खुद की कमाई से, तो उसे स्वअर्जित संपत्ति माना जाता। पैतृक संपत्ति में एक अलग चीज हो जाती है, वो स्वयं की कमाई से नहीं खरीदी जाती है। इस आधार पर स्वामी को पूर्ण अधिकार होता है कि वह किसी को भी इस पर अधिकार क्या होगा। अब जो स्ववर्जित संपत्ति खरीदी तो उस पर अधिकार क्या होगा, ये इसमें बताया गया है कि स्वामी को पूर्ण अधिकार होता है कि वह इसे किसी को भी दे या ना दे। बेटा, बेटी, पत्नी या बाहर का कोई व्यक्ति, हिंदू लॉ में पिता चाहे तो बेटे को स्ववर्जित संपत्ति से बेदखल कर सकता है। ये सर हमारे वीडियो का टाइटल आ चुका है, जो हमने वीडियो जिससे शुरुआत की है कि जो स्ववर्जित संपत्ति है, तो यदि पिता चाहे तो उसमें संतान को बेदखल कर सकता है। बी है सर पैतृक संपत्ति। पैतृक संपत्ति जिसको एंस्ट्रल प्रॉपर्टी भी कहा जाता है, इसकी परिभाषा ऐसी संपत्ति जो 4 पीढ़ियों तक बिना बंटवारे के पारिवारिक रूप से चली आ रही हो, जिसमें नंबर 1 है उदाहरण परदादा, उसके बाद दादा, फिर पिता और पुत्र। आप नीचे से भी ले लें तो पुत्र, फिर उसके बाद पिता, फिर दादा, फिर परदादा। उसका उदाहरण है, यदि दादा की संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ और वह पिता को मिली है, तो पुत्र को जन्म से उसमें हिस्सा मिलता है। जैसे ही पुत्र का जन्म होता है वैसे ही उसका उसमें अधिकार उत्पन्न हो जाता है। इस पर अधिकार क्या होगा सर, जो हमारे वीडियो का टाइटल है कि क्या पिता संपत्ति से पुत्र को बेदखल कर सकता है, जो हमारे वीडियो का प्रारंभ में ही टाइटल है, जो मैंने आपको पढ़ के भी बताया था, क्या पिता अपनी संपत्ति से बेटे को बेदखल कर सकता है। ये हमारे वीडियो के टाइटल के जवाब सर अब आपको मिलते जा रहे हैं, आप ध्यान से सुनते जाइए। इसमें अधिकार जो बताया गया है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 की धारा 6 के अनुसार बेटा, बेटी और पैतृक संपत्ति में अधिकार जन्म से अधिकार होता है।
इसलिए पिता चाहे तो भी संतान को पैतृक संपत्ति से बेदखल नहीं कर सकता। स्वअर्जित संपत्ति में कर सकता है, पैतृक संपत्ति में नहीं कर सकता है। इसमें ये सर स्थिति बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। डिसऑन करने का अर्थ और कानूनी स्थिति। डिसऑन का अर्थ होता है संतान को यह कहकर संपत्ति से बाहर कर देना कि वह परिवार का हिस्सा नहीं है या उसे कोई हक नहीं है। जैसा कि अक्सर परिवारों में होता है कि जब पानी सर से ऊपर चला जाता है और झगड़े और फसाद इतने बढ़ जाते हैं या एक पक्ष इतना गलत हो जाता है तो दूसरा पक्ष फिर घर में सब लोगों के सामने चिल्लाकर बोलता है उससे नाराज हो गए कि निकल जाए इस घर से, मैंने तुझे मेरी संपत्ति से बेदखल कर दिया। या तो पिता अपने पुत्र से इतना परेशान हो जाता है उसकी बुरी आदतों से कि वो इस प्रकार की हरकत करता है, या कोई षड्यंत्र रचा जाता है, या कोई भी हजारों रीजन हो सकते हैं। मैं सर कोई एक रीजन नहीं बताता हूँ, कोई पक्ष गलत भी हो सकता है, कोई पक्ष गलत नहीं भी हो सकता। लेकिन हमारे जो वीडियो का टाइटल है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें जो डिसऑन की परिभाषा दी गई है, तो संतान से यह कहकर संपत्ति से बाहर कर देना है कि वह परिवार का हिस्सा नहीं है या उसे कोई हक नहीं है, ऐसा कह देना। क्या डिसऑन कानूनी रूप से मान्य है? नहीं। भारतीय कानून में डिसऑन शब्द का कोई कानूनी मूल्य नहीं है। अगर संपत्ति सुअर्जित है तो डिसऑन करना सिर्फ एक एक इच्छा का बयान होता है, सिर्फ एक इच्छा बताई गई है इसमें, लेकिन इसे रजिस्टर्ड विल या गिफ्ट डीड द्वारा लागू करना होगा। ये सर नोटेड पॉइंट है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ आपके सामने ऑनलाइन। ये आप देख रहे हैं, ये मैंने सर इसे हाईलाइट कर दिया। मतलब ये डिसऑन आपने कर दिया तो डिसऑन करने से कुछ नहीं होगा जब तक आप उसकी या तो वसीयत नहीं करेंगे या उसको दान में नहीं देंगे। रजिस्टर्ड विल या गिफ्ट द्वारा मतलब यदि सुवर्जित संपत्ति है तो हिंदू लॉ के तहत पूरी संपत्ति की वसीयत करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है उन्हें। गिफ्ट करने का भी है या रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के जरिए विक्रय करने का भी पूरा कानूनी अधिकार है। सुवर्जित संपत्ति सर, तो ऐसी स्थिति में उनको ये कार्य करना होगा, तब वो डिसऑन जो उन्होंने कहा है वो विधि अनुसार लागू होगा, वरना वो लागू नहीं होगा। जो पैतृक संपत्ति है उसमें वो जो पिता है वो सिर्फ उनके हिस्से की ही वसीयत कर सकते हैं, वो संपूर्ण पैतृक संपत्ति की वसीयत वो नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें बच्चे का जन्म से अधिकार हो जाता। तो उनके हिस्से को वो ना तो वसीयत कर सकते हैं, ना गिफ्ट में दे सकते हैं, ना दान दे सकते हैं, ना उसकी रजिस्ट्री कर सकते हैं। वो उनके हिस्से तक सीमित है, लेकिन उनके हिस्से तक भी कब तक? जब तक कि संपूर्ण पैतृक संपत्ति में बंटवारा होने के बाद प्रत्येक हिस्सेदारों को अपना हिस्सा मिल जाए, वो उस पर काबिज हो जाए, स्वामित्व प्राप्त कर ले, तब वो इस प्रकार का कार्य कर सकते हैं पिता। उससे पहले वो नहीं कर सकते। मतलब बिना बंटवारा हुए पारिवारिक पैतृक संपत्ति में उनके द्वारा ना तो वसीयत की जाएगी, ना गिफ्ट दी जाएगी, ना रजिस्ट्री की जाएगी, ये कानूनी रूप से मान्य नहीं होगा। इस पे मैंने स्पेशल वीडियो बनाया पिछला, जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप उसको वहां देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम, क्या डिसऑन कानूनी रूप से मान्य, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अगर संपत्ति पैतृक है तो डिसऑन कर देना सिर्फ भावनात्मक कार्य है, इससे कानूनी हक नहीं मिलते पैतृक संपत्ति में। लेकिन सुअर्जित में सर वो इस रूप से उसको कार्य रूप दिया जा सकता है, विल, गिफ्ट, रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के द्वारा। क्या भारत के किसी कानून में डिसऑन शब्द की मान्यता है? इसका उत्तर है नहीं। भारतीय कानूनों जैसे कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, मुस्लिम पर्सनल लॉ और इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम भी कहते हैं इसे 1925, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007, इनमें डिसऑन को किसी कानूनी प्रभावशील शब्द के रूप में नहीं माना गया है। ये एक प्रचलन में आया शब्द है, जो समाज में कई बातें ऐसी आ जाती हैं। सिर्फ बयान करने मात्र से बेटा संपत्ति से बेदखल नहीं होता, उचित कानूनी दस्तावेज की जरूरत होती है। बहुत से लोग रिश्तेदार ये समझते हैं कि उसके बाप ने तो ये कह दिया कि जा निकल जा इस घर से, अब तेरा संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं है, मैं तुझे कोई हिस्सा नहीं दूंगा। तो सारे रिश्तेदारों में, समाज में बात फैल जाती है कि उसके बाप ने तो उसको संपत्ति से बेदखल कर दिया, अब उसका हिस्सा खत्म हो गया। तो नो सर, ऐसा नहीं होगा। जो मैंने आपको कानूनी प्रक्रिया बताई है, जब तक कि इसका पालन नहीं किया जाएगा पिता के द्वारा हिंदू लॉ के तहत, तब तक वो संपत्ति से बेदखल नहीं माना जाएगा। जैसे किसी और की संपत्ति है तो उसको विल, गिफ्ट या रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के द्वारा करके, और यदि पैतृक संपत्ति है तो वो उसमें नहीं कर सकते किसी भी प्रकार से बेदखल, जन्म से अधिकार होता है। लेकिन यदि उसका बंटवारा हो चुका है और पिता को उनका हिस्सा अलग मिल गया और उनकी संतानों को उनका हिस्सा अलग मिल गया, सब काबिज भी हो गए, नाम भी हो गए, खसरे दीवान ऋण पुस्तिका में नाम भी चढ़ गए, या नगर पालिका में है तो नगर पालिका में भी नाम उनके दर्ज हो गए, तो उसके बाद पिता को जो हिस्सा प्राप्त होता है वो उसके लिए स्वतंत्र है, वो उसको जिस भी प्रकार से करे। वो चाहे तो वसीयत, गिफ्ट या रजिस्टर्ड विक्रय विलेख से कर दे, क्योंकि उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के रूप में मानी जाएगी प्रत्येक हिस्सेदार के द्वारा। हम आगे बढ़ते हैं सर इसमें।
कि यदि संपत्ति अदालत ने किस आधार पर बेदखली के दावे स्वीकार करती है। सर ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि कोर्ट निम्नलिखित स्थिति में बेदखली को मान्यता देती है। नंबर 1, यदि संपत्ति स्वर्जित है और मालिक ने वसीयत या गिफ्ट डीड द्वारा इसे किसी को दे दिया है। स्वर्जित संपत्ति है और मालिक ने वसीयत या गिफ्ट डीड द्वारा उसे किसी को दे दिया है। नंबर 2 है, अगर पुत्र माता पिता को मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता है तो मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 की धारा 23 के तहत माता पिता अपनी संपत्ति वापस ले सकते हैं। नंबर तीसरा है, अगर फैमिली सेटलमेंट या रजिस्टर्ड पार्टीशन पहले से ही हुआ हो और कोई जबरदस्ती कब्जा कर ले तो उस सेटलमेंट के हिसाब से उसमें कार्रवाई होगी। फैमिली सेटलमेंट या रजिस्टर्ड पार्टीशन पहले से ही हुआ हो और कोई जबरदस्ती कब्जा कर ले तो वो भी विधि विरुद्ध माना जाएगा। नंबर 5वां है, संपत्ति पर अधिकार का निर्धारण कैसे होता है। अधिकार तय करने के लिए निम्नलिखित बातों को देखा जाता है। नंबर 1, संपत्ति की प्रकृति, स्वअर्जित है या पैतृक है। इसलिए सर मैंने वीडियो के प्रारंभ में इन दोनों की परिभाषा आपको बता दी है। हम हिंदू लॉ के टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं सर अभी। मालिक के नाम, किसके नाम पर रजिस्ट्री या रिकॉर्ड है। अगला है वसीयत या हिबा, क्या कोई कानूनी दस्तावेज मौजूद है। जन्म सिद्ध अधिकार, क्या बेटा बेटी पैतृक संपत्ति में जन्म से हकदार हैं। पारिवारिक बंटवारा, क्या कोई सहमति से बंटवारा हो चुका है। इन सभी बातों को उसमें देखा जाता है कि संपत्ति को उसमें निर्धारण करने से कि वो किस प्रकार से बेदखल की जाएगी। संक्षिप्त निष्कर्ष है सर इसमें स्ववर्जीय संपत्ति, बेटा संपत्ति से बेदखल हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है स्ववर्जीय संपत्ति में, यदि पिता कानूनी रूप से ऐसा करे। विल, गिफ्ट या रजिस्टर्ड विक्रय विलेख भी मान लें सर आप। इसमें पैतृक नहीं, इसमें पिता संपत्ति से बेदखल नहीं हो सकता। पैतृक संपत्ति में डिसऑन करने मात्र से अधिकार नहीं छिनते। उत्पीड़न की स्थिति में हाँ वरिष्ठ नागरिक कानून के तहत बेदखल संभव है। अब इसमें सर हम अध्याय 2 में आ जाते हैं। क्या पिता हिंदू बेटे को बेदखल कर सकता है? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 की व्याख्या। ये सर हमने इसकी भूमिका भी समझी और बहुत कुछ जाना। अब हम अध्याय 2 में देखते हैं। ये सब ई बुक के ही अध्याय हैं सर। ये पीडीएफ है, इसको इसी वीडियो के नीचे इसकी लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉपी पेस्ट कर दूंगा, वहां से आपको प्राप्त हो जाएगी। मेरे कई व्यूवर्स का कहना है कि सर आप जो भी वीडियो बनाए उसका ई बुक या पीडीएफ हमें उपलब्ध करा दें, तो ये इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगा। और मैं जो समझा रहा हूँ आपको, जो बता रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही पीडीएफ आपको वहां प्राप्त होगा। क्या हिंदू पिता बेटे को बेदखल कर सकता है? हम इस पर आ जाते हैं। तो इसमें जो मुख्य प्रावधान है, नंबर 1 है धारा 6 सेक्शन 6, पैतृक संपत्ति में पुत्र और पुत्री दोनों को जन्म से बराबरी का अधिकार दे दिया गया है। यह प्रावधान 2005 में संशोधन द्वारा बेटियों को भी समान अधिकार देता है। और धारा 8 में स्वर्जित संपत्ति का उत्तराधिकार, यदि कोई वसीयत नहीं है तो संपत्ति उत्तराधिकार के अनुसार बांटी जाएगी। इसको हम उदाहरण से समझ लेते हैं सर। राम के 2 बच्चे हैं, एक बेटा मोहन और एक बेटी राधा। अगर राम की कोई वसीयत नहीं है और वह स्वअर्जित संपत्ति छोड़कर मरते हैं तो धारा 8 के अनुसार दोनों को बराबर हिस्सा मिलेगा। और यदि वसीयत छोड़ के मरे तो वसीयत के अनुसार की संपत्ति बांटी जाएगी। दूसरा है सर, पुत्र और पुत्री दोनों को पैतृक संपत्ति में जन्म से अधिकार दिया गया है। इसके कुछ नियम भी हैं, जैसे कि पैतृक संपत्ति में पुत्र और पुत्री को बचपन से ही हिंदू अविभाज्य परिवार में कोपार्सनर माना गया है। यह दर्जा उनको मिल जाता है। इसमें पिता किसी को बेदखल नहीं कर सकता, ना बेटे को ना बेटी को। इसमें प्रमुख केस लाए सर विनीता शर्मा विरुद्ध राकेश शर्मा, 2020 का। ये सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला है सर। इसमें बताया है कि बेटे को भी बेटी के बराबर हक है, भले ही पिता की मृत्यु 2005 से पहले हुई हो या बंटवारा नहीं हुआ हो। यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है इस टॉपिक पे। स्वअर्जित संपत्ति, क्या पिता पूरी तरह स्वतंत्र है उसको किसी भी तरीके से अंतरण करने के लिए? हाँ, स्वअर्जित संपत्ति पर पिता को पूर्ण स्वतंत्रता है। सर मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ आपके सामने, ताकि ये ई बुक को आप परचेस यदि करते हैं तो आपको अलग ही दिखाई दे लाल कलर में। और इसको मैंने येलो से भी हाईलाइट कर दिया। हाँ, स्वअर्जित संपत्ति पर पिता को पूर्ण स्वतंत्रता है। क्या क्या स्वतंत्रता है? वह वसीयत मतलब विल, गिफ्ट मतलब हिबा द्वारा किसी को भी संपत्ति दे सकता है, या रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के द्वारा वो विक्रय भी कर सकता है। वह चाहे तो बेटे को एक पैसा ना दे और किसी किसी संस्था, बहन या अन्य को पूरी संपत्ति देने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। स्वअर्जित संपत्ति में कोई बेटा इस पर दावा नहीं कर सकता। क्या मौखिक रूप से बेदखली करना मान्य है? इसका उत्तर है नहीं। मौखिक रूप से डिसऑन या बेदखली करना मान्य नहीं है। सिर्फ ये घोषणा है, इसका कोई कानूनी मूल्य नहीं माना गया है। अदालतें मौखिक दावे को सबूत नहीं मानती हैं। अदालतें पिता को बेदखली साबित करनी हो तो उसको क्या करना होगा? वसीयत, गिफ्ट डीड, रजिस्टर्ड पारिवारिक बंटवारा का सहारा उसको सर लेना होगा।
मतलब यदि बेदखली वो चाहता है तो। और रजिस्टर्ड विक्रय विलेख यदि वो पारिवारिक पैतृक संपत्ति है तो पहला उसको हिस्सा उसका अलग करना होगा, और उसको हिस्सा हिस्सा अलग करने के बाद फिर वो उसको राइट्स होगा देने का। तो इसमें ये बताया गया है कि पिता को बेदखली साबित करनी हो तो इन इन चीजों से वो बेदखली साबित कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का इसमें निर्णय भी है सर, जो मैंने जस्ट अभी आपको बताया विनीता शर्मा का। इसको मैंने पूरा प्रिंट भी कर दिया है। इसमें इसी के साथ एक और भी है सर, प्रकाश विरुद्ध फुल्लवानी 2016 AR 2006 AC 769। इसमें जो विनीता शर्मा का है वो विनीता शर्मा विरुद्ध राकेश शर्मा 2020 सिविल अपील नंबर 32601 आप 2018 का है सुप्रीम कोर्ट का। इसी के बाद सर जो अगला है, ये ये भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसमें 2005 से प्रभावी माना गया इस फैसले को, प्रकाश विरुद्ध पल्लवी 2016 को। लेकिन विनीता शर्मा केस में इसको ओवरूल कर दिया गया। मतलब इसके बाद जो विनीता शर्मा का 2020 में फैसला आया जिसमें बेटियों के जन्म से अधिकार दिया गया है, तो उसी को ही माना गया, और वो पूर्वगामी और भविष्यगामी दोनों उसमें उसमें जो है कि राइट्स बच्चियों को दिए गए हैं, बेटियों को। तो इसमें जो निष्कर्ष निकलता है, क्या पिता पैतृक संपत्ति से बेटे को बेदखल कर सकता है? इसका उत्तर है नहीं, कानूनन अधिकार है। क्या पिता पैतृक संपत्ति से बेटे को कर सकता है? नहीं, कानूनी अधिकार है। क्या स्वर्गीय संपत्ति से बेदखल कर सकता है? हाँ, कानूनी रूप से कर सकता है। क्या मौखिक डिसॉन मान्य? नहीं, कोई कानूनी आधार नहीं है मौखिक डिसॉन का। क्या अदालत डिसॉन के दावे को मानती है? तभी जब इसके समर्थन में वैध दस्तावेज हो। अब हम सर इसमें प्रश्न पे आ जाते हैं, जो हमारे एक व्यूअर्स का सवाल था। क्या यदि एक बार पारिवारिक बंटवारा नोटरी से कर लिया गया हो और बाद में रजिस्ट्री से अन्य हिस्सेदारों के हस्ताक्षर नहीं लिए गए हो तथा केवल एक हिस्सेदार ने अपनी पत्नी के नाम संपत्ति ट्रांसफर कर दी हो, तो क्या यह रजिस्ट्री वैध होगी, वैलिड मानी जाएगी? इसका उत्तर है, और कानूनी विश्लेषण है, नहीं। ऐसी रजिस्ट्री वैध नहीं मानी जाएगी जब तक कि नंबर एक, ये सवाल का जवाब है सर, ध्यान से सुनिएगा। बंटवारा रजिस्टर्ड पारिवारिक समझौता, जिसको हम रजिस्टर्ड फैमिली सेटलमेंट डीड के माध्यम से न किया गया हो, मतलब रजिस्टर्ड माध्यम से किया जाना जरूरी है। दूसरा, और सभी हिस्सेदारों की सहमति व हस्ताक्षर उस रजिस्ट्री में सम्मिलित ना हो। मतलब अगर ये दोनों कंडीशन है तो उसको वैध नहीं माना जाएगा। है, रजिस्टर्ड पारिवारिक बंटवारा नहीं है, हिस्सेदारों के दस्तखत नहीं है, तो ऐसी रजिस्ट्री वैध नहीं मानी जाएगी। इसमें जो प्रमुख कानूनी आधार है हिंदू लॉ के अनुसार, हिंदू संयुक्त परिवार की संपत्ति का बंटवारा तभी वैध माना जाता है जब सभी सह हिस्सेदारों, जिसे हम को पार्टनर कहते हैं, उनकी सहमति उसमें हो, और यदि बंटवारे का समझौता लिखित है तो वह रजिस्टर्ड हो। इसका एक भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला भी है जिसमें बिना रजिस्टर्ड पारिवारिक बंटवारे को भी पारिवारिक सहमति से वैध माना गया है। मैं आगे आपको उसकी जानकारी दूंगा। तो इसमें सर ध्यान देने वाली बात है, यदि बंटवारा नोटरीकृत मात्र है और रजिस्टर्ड नहीं है तो वह केवल सहमति का संकेत करता है, परंतु टाइटल ट्रांसफर, ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं करता। मतलब जो इसको आप कह सकते हैं, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की जो धारा 17 में है कि 100 रुपए के मूल्य से ऊपर की यदि कोई संपत्ति है और उसमें हक का ट्रांसफर होता है, टाइटल का, तो उसका रजिस्टर्ड पंजीयन करवाया जाना रजिस्ट्रार ऑफिस में आवश्यक है। यदि वहाँ उस नियम के तहत उसका पंजीयन का नहीं करवाया जाएगा तो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 49 के तहत ही वो मान्य भी नहीं माना जाएगा। वो आगे में सर इसमें चर्चा करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि पंजीकरण अधिनियम 1908 सेक्शन 17(1)(b), जो कोई भी संपत्ति का अविभाजित हिस्सा या पूर्ण स्वामित्व किसी को ट्रांसफर करता है और वह दस्तावेज लेखन में है तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। इसी प्रकार से सेक्शन 49 में बताया, कोई भी अविभाजित अनरजिस्टर्ड दस्तावेज जिससे संपत्ति का अधिकार प्रभावित होता है कोर्ट में मान्य नहीं माना जाएगा, ये इसमें बताया गया। इसका मतलब क्या हुआ सर? सिर्फ नोटरी से संपत्ति का बंटवारा या ट्रांसफर करने वाला दस्तावेज कानूनी रूप से प्रभावी नहीं है। जैसा कि हमारे व्यूवर्स का सवाल था, उसका जवाब मैं दे चुका हूं सर। सरल उदाहरण से हम समझ सकते हैं। मान लीजिए 3 भाई अजय, विजय और संजय हैं। उनके पास एक मकान है जो संयुक्त रूप से उनके नाम पर है, तीनों भाइयों के। उन्होंने केवल एक नोटरी से बंटवारा दस्तावेज बनवाया, रजिस्टर्ड नहीं किया। अब अजय ने अपने हिस्से को अपनी पत्नी के नाम रजिस्ट्री करा दिया बिना विजय और संजय की सहमति व हस्ताक्षर के। इस स्थिति में क्या होगा? यह रजिस्ट्री अमान्य मानी जाएगी क्योंकि बंटवारा दस्तावेज रजिस्टर्ड नहीं था और अन्य सह हिस्सेदारों की सहमति और हस्ताक्षर भी उस पर नहीं थे। यदि विजय और संजय कोर्ट में चुनौती देते हैं तो कोर्ट इस रजिस्ट्री को रद्द यानी कैंसिल कर सकता है। इसमें महत्वपूर्ण निर्णय भारत के सर्वोच्च न्यायालय का
जो मैंने आपको बताया था, काले एवं अन्य बनाम निर्देशक चकबंदी अन्य 21 जनवरी 1976। इसमें निर्णय का जो सारांश है वो पढ़ देता हूँ सर मैं आपको, कि सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय और चकबंदी के उप निदेशक के फैसले को इसमें पलट दिया। इसने माना कि 1956 में हुई मौखिक पारिवारिक व्यवस्था औपचारिक पंजीकरण के अभाव में भी वैध, न्याय संगत और बाध्यकारी थी। मतलब कानून तो कहता है कि रजिस्टर्ड होना चाहिए, बिल्कुल लॉ में लिखा हुआ है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 में और 49 में भी दिया गया है कि वो वैध नहीं मानी जाएगी। लेकिन भारत के सर्वोच्च न्यायालय में इस फैसले में मत भी दिया है। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब निष्कर्ष है कि क्या केवल नोटरी से किया गया बंटवारा वैध है? इसका उत्तर है नहीं। चार्ट में देख लें सर आप, निष्कर्ष में मैंने ये आपको हाईलाइट कर दूं। मैं चार्ट मैंने इसलिए बनाया है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो सके। क्या रजिस्ट्री के लिए सभी हिस्सेदारों की सहमति जरूरी है? यस, जरूरी है। क्या बिना सहमति की रजिस्ट्री को रद्द किया जा सकता है? यस, बिल्कुल किया जा सकता है सर। इसमें सलाह है कि पारिवारिक बंटवारा करते समय रजिस्टर्ड फैमिली सेटलमेंट डीड आपको बनवा लें। उसमें सभी हिस्सेदारों के हस्ताक्षर व सहमति आप ले लें। फिर भी कोई भी सदस्य अपने हिस्से को किसी अन्य को रजिस्ट्री द्वारा ट्रांसफर कर सकता है, इसके बाद ही ये ट्रांसफर संभव है। प्रश्न 2 है सर, इसको जो मैंने एक एक्स्ट्रा भी जोड़ा है, इसको अतिरिक्त क्लेरिफाई करने के लिए, ताकि आपको ये जो हमारे व्यूअर्स ने तो सवाल पूछा था, लेकिन उस सवाल में ये बात जोड़ने के बाद वो और भी बेहतर उसका उत्तर हमें मिल जाता है। प्रश्न है, यदि कोई भी परिवार का सदस्य रजिस्ट्री पर आपत्ति ना करे, मतलब ऊपर नोटरीकृत करा ली और रजिस्ट्री भी करा दी और सालों गुजर गए, कोई आपत्ति नहीं आए, तो स्थिति क्या बनेगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। और यदि रजिस्ट्रीकृत नोटरीकृत पारिवारिक बंटवारे के आधार पर की गई हो जिसमें अन्य हिस्सेदारों के हस्ताक्षर नहीं है, तो क्या वह रजिस्ट्री वैध मानी जाएगी? और कोई आपत्ति ना हो तो क्या वैध मानी जाएगी? इसका हम उत्तर देखते हैं। उत्तर है सर इसका, यदि कोई आपत्ति नहीं करता है और लंबे समय तक शांतिपूर्ण कब्जा रहता है तो वह रजिस्ट्री प्रिज्यूम्ड वैलिड वैध मानी जाएगी। प्रिज्यूम्ड वैलिड कोष्टक में इसमें मैंने लिखा वैध मानी जाएगी। मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ सर, आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर ये ई बुक है, ये मैंने हाईलाइट कर दिया। मानी जा सकती है, लेकिन यह पूर्ण रूप से वैध नहीं होगी, कॉन्क्लूसिवली वैलिड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? जब तक, इसमें नंबर 1 बताया गया है, वह बंटवारा सभी हिस्सेदारों की सहमति से विधिवत किया गया हो। नंबर दूसरा है बंटवारा रजिस्टर्ड हो, जो सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत दिया गया है। और तीसरा है संपत्ति निजी पर्सनल हो, ना कि संयुक्त हो। ये उसमें खासियत होना जरूरी है। इसका विश्लेषण हम कर लेते हैं कि यदि कोई आपत्ति नहीं करता है तो तब क्या होगा। इसको एविडेंस एक्ट का जो सेक्शन 114 है जिसमें प्रिजम्पशन की जा सकेगी, मतलब न्यायालय उपधारणा कब कर सकेगा, उसके बारे में बताया गया है। और इसी को जो है कि बी ए से 2023 में सेक्शन 111 में परिभाषित किया गया है, जो 1 जुलाई 2023 से लागू हुआ नया कानून। 3 नए कानून लागू हुए हैं सर, आईपीसी और सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट। इन तीनों की जगह 2023 में नए कानून ने ले ली है, उसी की धारा 111 में है। यदि कोई व्यक्ति किसी दस्तावेज के विरुद्ध लंबे समय तक आपत्ति नहीं करता तो यह माना जाता है कि वह दस्तावेज वैध है। मतलब एक प्रिजम्पशन का उदाहरण है कि न्यायालय उपधारित कर सकेगा ऐसी स्थिति यदि है तो। यदि भी जैसा भी आप देखते हैं कि जैसे कि 12 साल की जो लिमिटेशन है, लिमिटेशन एक्ट 1963 में बताई गई है, तो यदि कोई व्यक्ति किसी की संपत्ति पर 12 साल तक बिना कोई भी विवाद के शांतिपूर्ण कब्जा रखता है और उसके असल मालिक को मालूम भी है, और जो कब्जाधारी है उसने चुनौती भी दे दी है कि आज से ये प्लाट जमीन मकान मेरा है, इस पर आप ना आए, आज से मैं मालिक हूँ। और मालिक वो उस प्रॉपर्टी का मालिक सब सुनने के बाद भी 12 साल तक खामोश बैठा रहता है, तो 12 साल बाद वो अदालत में दावा लगाने का अधिकार खो देता। और प्रति जिसका कब्जाधारी है वो एडवर्स पोजीशन के आधार पर उस पे संपत्ति पे मालकाना हक का अधिकार प्राप्त कर लेता। लेकिन वो निर्विरोध होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं हो कि उसमें यदि मालिक के द्वारा कोई भी एक्शन ले लिया गया तो वो फिर एडवर्स नहीं बचता है सर। हम आगे बढ़ते हैं इसमें। कि इसका मतलब यह है कि अगर रजिस्ट्री के बाद वर्षों तक परिवार के अन्य सदस्य चुप रहते हैं, कोई दावा या मुकदमा नहीं करते हैं, तो अदालत इस रजिस्ट्री को वैध मानने की संभावना रखेगी। तो ये एडवर्स पोजीशन जो है कि वो एक सिचुएशन अलग हो गई जो मैंने आपको उदाहरण दिया था, और यहाँ परिवार के सदस्य उसको सहमति कर लेते हैं, मान लेते हैं, तो वो एक उदाहरण मैंने आपको इसमें बताया है कि उसको वैध माना जाएगा। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है, केवल चुप रहना वैधता सिद्ध नहीं करता, ये महत्वपूर्ण बात है सर।
यदि भविष्य में कोई यह साबित कर दे कि यह बंटवारे में शामिल नहीं था या उसके साथ धोखा हुआ है या दस्तावेज में फर्जी हस्ताक्षर हैं या बंटवारे में उसका नाम ही नहीं है, तो वह रजिस्ट्री चुनौती के योग्य चैलेंजेबल होगी और इसमें जो है कि उसको चुनौती दी जा सकती है और यदि वो साबित कर देता है तो उस रजिस्ट्री को शून्य भी किया जा सकता है ट्रांसफर और अंतरण को अदालत के द्वारा। हम इसमें आगे बढ़ते हैं सर। केस लाए भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो है कि काले विरुद्ध डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंक्लूजन, ये जो मैंने आपको बताया था अभी ऊपर भी सर, यदि पारिवारिक समझौता आपसी सहमति से हुआ हो और उस पर लंबे समय तक अमल हो रहा हो तो वह मान्य होगा भले ही रजिस्टर्ड ना हो। एक पॉजिटिव चीज है सर हमारे लिए। इसी को मैंने चार्ट से भी इसमें समझाया है और इसमें सुझाव भी हैं कि क्या सुझाव होंगे कि ये अब तक किसी हिस्सेदार ने कोई दावा नहीं किया है और वर्षों बीत चुके हैं तो यह रजिस्ट्री वैध मानी जा सकती है। भविष्य की कानूनी जटिलताओं से बचने के लिए आप डिक्लेरेशन छूट या एफिडेविट ऑफ नो ऑब्जेक्शन भी न्यायालय या तहसील में फाइल कर सकते हैं। ये इसमें स्थिति बताई गई है। इसमें जो बताया गया है कि सभी हिस्सेदारों की सहमति से नोटरीकृत बंटवारा बाद में रजिस्ट्री और कोई आपत्ति नहीं करता तो वो वैध मानी जाएगी। रजिस्ट्री में सभी हिस्सेदारों के हस्ताक्षर नहीं लेकिन कोई आपत्ति नहीं करता, प्रिज्यूम्ड वैलिड और चैलेंज हो सकता है। फिर भी वैध तो माना जाएगा लेकिन चैलेंज किया जा सकता है। आपत्ति न होने पर कब्जा और ट्रांसफर सही ढंग से हो चुका है, कब्जे की वैधता मजबूत होगी इसमें। और इसमें सुझाव भी सर मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम सर देखते हैं मुस्लिम लॉ में बेदखली के अधिकार, हिबा और फरायज का कानूनी विश्लेषण। ये तो सर मैंने आपको हिंदू लॉ के तहत बता दिए, पूरे कानून के तहत मैंने आपको मुकम्मल जवाब दे दिया और हमारे व्यूवर्स के सवाल का भी इसमें जवाब दे दिया। अब हम आते हैं मुस्लिम लॉ की ओर। कमेंट्स में कई लोगों ने मुझसे कमेंट्स करके जो सवाल पूछे थे तो तकरीबन 4 सवालों के जवाब इसी वीडियो के टाइटल में सर प्राप्त हो गए हैं। अब हम इसमें देखते हैं मुस्लिम लॉ में क्या स्थिति बनेगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ में पैतृक संपत्ति की धारणा नहीं, मतलब जैसा कि हिंदू लॉ में स्वर्जित संपत्ति और पैतृक संपत्ति, ऐसे मुस्लिम लॉ में पैतृक संपत्ति की कोई धारणा नहीं है। हिंदू कानून के विपरीत मुस्लिम लॉ में पैतृक संपत्ति एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कोई कानूनी सिद्धांत नहीं बताया गया है। मुसलमानों के बीच हर व्यक्ति की संपत्ति उसकी स्वर्जित या अर्जित संपत्ति मानी जाएगी। इसमें हम दोनों सवालों पर चर्चा करेंगे सर। एक कि क्या चल संपत्ति में बेटियों का क्या हिस्सा होगा, और हमारे एक व्यूअर्स ने काफी लंबा चौड़ा सवाल किया था वो कि क्या सुन्नी मुसलमान को एक बीवी और 3 लड़के 2 लड़कियां हैं, जिसमें सिर्फ बीवी और 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां, और वसीयत करता है पूरी संपत्ति की, और एक लड़के को बेदखल करता है। बेदखल से संबंधित क्वेश्चन है सर उनका, क्योंकि उसके ताल्लुकात हमारे साथ खराब है तो क्या ये आता है या नहीं आता, तो उसको भी इसमें उनका सवाल का जवाब भी शामिल कर लिया गया है। इसमें जो है कि पिता के जीवित रहते बेटे या बेटी को कोई अधिकार नहीं होता मुस्लिम लॉ में सर, ये क्लियर बात हो गई। पैतृक संपत्ति का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए पिता चाहे तो अपनी संपत्ति किसी को भी दे सकता है, किसी को पिता चाहे तो अपनी संपत्ति किसी को दे सकता है, किसी को नहीं, या उसका व्यक्तिगत अधिकार है, उसकी स्वेच्छा पर डिपेंड करता है। जब तक पिता जीवित है संपत्ति पर उसका पूर्ण स्वामित्व माना गया है सर मुस्लिम लॉ के तहत। आप ध्यान से सुनते जाइएगा, आपके सभी सवालों के जवाब भी आपको इसके मिलते जाएंगे। और जो हमारा मेन टाइटल है कि क्या पिता उसके पुत्र को संपत्ति से बेदखल कर सकता है, तो हिंदू लॉ के तहत तो ऊपर सारे जवाब आपके उसमें मिल चुके हैं। मुस्लिम लॉ के तहत हम आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लॉ के अनुसार जीवित रहते पिता अपनी संपत्ति का पूर्ण स्वामी होता है। वह संपत्ति का उपयोग हस्तांतरण, जिसको ट्रांसफर भी कहते हैं, या गिफ्ट बिना किसी की अनुमति के कर सकता है। इसको उदाहरण से सर हम देख लेते हैं। अगर अली अपनी जमीन अपने छोटे बेटे को देना चाहता है और बड़े बेटे को कुछ नहीं देना चाहता तो वह ऐसा कर सकता है, कोई बेटा इसका विरोध नहीं कर सकता। हिबा का नियम, जमीन का गिफ्ट जीवित रहते ही वैध है। हिबा क्या है सर? हिबा यानी दान, बिना प्रतिफल के स्वैच्छिक रूप से प्रेम और स्नेह की वजह से दिया जाता है। इसमें कुछ चीजें भी आवश्यक हैं, जैसे कि हिबा की घोषणा, उसका हिबा का स्वीकार किया जाना, और हिबा की प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन कब्जा दिया जाना मौके पे गवाहों के समक्ष। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत जो है कि मुस्लिम विधि का हिबा हो चाहे हिंदू लॉ का हिबा हो, उसका रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक माना गया है। लेकिन मुस्लिम लॉ में मौखिक हिबा भी मान्य होता है, और यदि उसको याददाश्त मेमोरेंडम के रूप में लिखा जाता है तो उसका रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक नहीं है। इसको संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 129 में भी बताया गया है, यही बात जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि वो किस प्रकार से नहीं होगा उसको शॉर्ट में सर मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि वो जो ट्रांसफर है वो मौखिक रूप से पहले हो चुका है, जैसे कि 2 साल पहले
एक पिता के द्वारा उसकी संपत्ति का हिबा उसके पुत्र को किया गया या किसी को भी हिबा किया गया 2 साल पहले मौखिक गवाहों के सामने और कब्जा भी दे दिया। अब 2 साल से वो ऐसे ही चले आ रहे थे और 2 साल बाद या 3 साल बाद या 4 साल बाद उनके मन में बात पैदा हुई कि हम इसको लिखित रूप दे देते हैं, क्योंकि कल से कोई झगड़ा फसाद विवाद ना हो, तो उसको याददाश्त हिबानामा करके लिखा जाएगा और उसमें लिखा जाएगा कि 3 साल पहले इस दिनांक को इतनी बजे इन गवाहों के सामने ये संपत्ति हिबा कर दी गई है, कब्जा दे दिया गया और 3 साल से मालिक हो चुके हैं। अब ये जो याददाश्त या मेमोरेंडम हिबानामा लिखा जाएगा तो इसमें कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है सर प्रॉपर्टी का। ट्रांसफर तो 3 साल पहले हो चुका है। ये तो सिर्फ उसका याददाश्त मेमोरेंडम है, तो इस प्रकार के दस्तावेज का रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक नहीं होगा और ये स्टाम्प ड्यूटी से भी इसको छूट दी गई है, क्योंकि मौखिक हिबा हो चुका है और उसी का ही लिखित रूप दिया गया है। एक थोड़ी समझने वाली बात है सर ये, और संपत्ति अंतरण अधिनियम 129 में भी इसको बताया गया है। लेकिन अक्सर जब आप उस दस्तावेज को लेकर आपने चाहे उसको सादे कागज पे लिखा या स्टाम्प पे लिखा और नोटराइज करा लिया, और जब आप जाते हैं नगर पालिका या राजस्व न्यायालय में तो उन्हें इस कानूनों की जानकारी नहीं होती है, तो वो जो है कि अक्सर मना कर देते हैं कि आप रजिस्टर्ड करवा के लाएं। तो आप उनको कानून बता भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं, और इसके दूसरे भी उपाय हैं जो मैं आपको वीडियो में बता देता हूं कि धारा 80 सिविल प्रक्रिया संहिता 1960 का नोटिस दिया जाएगा, 2 माह का समय दिया जाएगा, उसके बाद भी नहीं मानते हैं तो शासन के विरुद्ध वाद वास्ते स्वत्व घोषणा और स्वत्व घोषणा की जाए उस हिबानामे के आधार पे कि आप मालिक हैं, और ये आदेशित किया जाए कि वो संबंधित कार्यालय इस पे विधि अनुसार आमंत्रण करे। इसमें सर काफी समय लग जाता है, सालों भी लग जाते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल। अक्सर लोग उलझने से बचते हैं इसी कानूनी पेचीदगियों से, लेकिन उपाय उपलब्ध हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। हम आगे बढ़ते हैं सर। इसमें हिबा क्या है? हिबा यानी दान या गिफ्ट देना। यह एक मुसलमान द्वारा अपनी चली अचल संपत्ति बिना किसी मूल्य के किसी को देने की प्रक्रिया बताता है। हिबा के जो 3 आवश्यक तत्व हैं: सत्यनिष्ठा से इच्छा, बिना दबाव के स्वीकृति, दोनी द्वारा कब्जा, पोजेशन का हस्तांतरण। अगर ये तीनों पूरी होती हैं तो हिबा पूरी तरह वैध मानी जाती है, चाहे रजिस्ट्री हो या नहीं, मतलब मौखिक हिबा। और उसके बाद हिबा नामे की रजिस्ट्री आवश्यक है सर, चाहे कोई सी कानून हो, हिंदू ला या मुस्लिम ला, लेकिन एक विशेष कंडीशन में जो मैंने आपको बताई वो अलग हो जाता है। उदाहरण है, पिता हसन ने बेटे जफर को एक खेत हिबा कर दिया और जफर ने उसका कब्जा ले लिया, या वैध हिबा है भले ही कोई रजिस्ट्री ना हो। मौखिक हिबा मुस्लिम ला के तहत मान्य है। मैं इसमें मौखिक शब्द लगा देता हूँ, एक खेत मौखिक शब्द लगा देता हूँ सर मैं इसमें आपको, यहाँ लाइन में आपके सामने लगा रहा हूँ। इसमें कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक भी हो जाया करती है सर, वैसे तो पूरा ध्यान देता है ई बुक में मेरा, ये मौखिक ई बुक में मेरा पूरा ध्यान रहता है सर, मगर कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। इसको हम देख लेते हैं। मृत्यु के बाद संपत्ति का बंटवारा फराइज के अनुसार, जो ला के तहत यदि कोई मुसलमान वसीयत नहीं करता या केवल 1/3 संपत्ति की वसीयत करता है तो मृत्यु के बाद जो फराइज के इसमें नियम लागू होंगे। फराइज कुरान आधारित उत्तराधिकारी का नियम है, जिसमें बेटा 2 हिस्सा, बेटी 1 हिस्सा प्राप्त करेगी। पत्नी, माता पिता आदि को भी उसमें हिस्सा निर्धारित किया गया। वसीयत केवल 1/3 संपत्ति तक वैध है, वो भी तब जब सभी वारिस सहमत हों। मुस्लिम विधि में बिल्कुल स्पष्ट प्रावधान है कि 1/3 से अधिक संपत्ति की वसीयत एक मुसलमान नहीं कर सकता, लेकिन यदि वो किसी एक बेटे के हक में करता और दूसरे सभी बच्चे सहमत हैं तो वो उस अनुसार वो विधि अनुसार मान्य होगी। क्या पिता बेटे को हिबा से वंचित कर सकता है? हाँ, पूरी तरह कर सकता है। क्या पिता बेटे को हिबा से वंचित कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। पिता अगर अपनी जीवन में हिबा नहीं करता तो बेटा उसका वारिस है, ये फराइज के अनुसार। लेकिन यदि पिता जीवन में हिबा करके किसी अन्य को दे देता है और उसका कब्जा भी दे देता है तो वो कानूनी रूप से वैध है, बेटा कोई उसमें आपत्ति नहीं कर सकता, क्योंकि वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के रूप में मानी जाती है। ये 4 पीढ़ी वाले कोई नियम स्वर्जित संपत्ति के रूप में इसको देखा जाएगा, पैतृक के रूप में नहीं देखा जाएगा। तो ये इसका उदाहरण है कि अब्दुल ने अपनी सारी संपत्ति छोटे बेटे को हिबा कर दी या रजिस्टर्ड विक्रय विलय के आधार पर बेच दी और कब्जा भी दे दिया। बड़ा बेटा कोर्ट में गया लेकिन केस हार गया क्योंकि हिबा नियमों के अनुसार वैध था। संक्षिप्त विवरण है इसमें निष्कर्ष में। क्या मुस्लिम लॉ में पैतृक संपत्ति होती है? उत्तर है नहीं होती है। क्या पिता अपनी पूरी संपत्ति किसी को दे सकता है? हाँ, हिबा द्वारा दे सकता है। क्या हिबा के लिए रजिस्ट्री जरूरी है? नहीं, कब्जा और स्वीकृति जरूरी है, लेकिन मैंने क्लियरिफाई आपको कर दिया है सर वो किस कंडीशन में। मौखिक हिबा, याददाश्त हिबा, मेमोरेंडम हिबा,
इसके पूरा मैंने एक ई बुक भी तैयार करके रखी है सर इस पॉइंट पे काफी समय से, और उसको मैं उस पर वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन स्पेशल हिबानामे के ऊपर और उसकी पूरी ड्राफ्टिंग कानूनी रूप से किस प्रकार से होगी, याददाश्त हिबानामा जिसको हम मेमोरेंडम कहते हैं, उसमें किन कानूनी बातों का ध्यान रखा जाएगा, पूरी डिटेल के साथ मैंने ई बुक तैयार करके रखी है। और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द मैं उसको अपलोड करूंगा मेरे चैनल पे। हम आगे बढ़ते हैं इसमें। मृत्यु के बाद संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा? फराइज जो उनके उत्तराधिकारी, क्या बेटा हिबा को चुनौती दे सकता? नहीं, यदि उसकी शर्तें पूरी होती हैं। अब ये प्रश्न है हमारा, क्या कोई व्यक्ति अपनी खुद की कमाई से खरीदी हुई जमीन स्वर्जित संपत्ति का 1/3 हिस्से से ज्यादा हिस्सा वसीयत के जरिए दे सकता है? तो इस पे जाने से पहले सर हमारे जो व्यूअर्स का एक सवाल था कि क्या सुन्नी मुसलमान को एक बीवी और 3 लड़के और 2 लड़कियां हैं, जिसमें सिर्फ बीवी और 2 लड़के और 2 लड़कियों को वसीयत करता है पूरी संपत्ति, और एक लड़के को बेदखल करता है क्योंकि उससे ताल्लुकात खराब हैं, तो क्या ऐसा कर सकता है? तो ये सर बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है, लेकिन उसके करने के क्या तरीके होंगे ये मैंने आपको बताए हैं। क्योंकि ये जो सुन्नी मुसलमान हैं और उनके एक बीवी 3 लड़के 2 लड़कियां हैं, सिर्फ बीवी और 2 लड़के और 2 लड़कियों को वसीयत करता है, तो वो कर सकता है सर, बिल्कुल उनको कानूनी अधिकार दिए गए हैं। और वो हिबा भी कर सकते हैं उसका, क्योंकि उनको लेकिन हिबा विधि अनुसार किया जाना आवश्यक है सर, आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि आपने डिसऑन कर दिया, घोषणा कर दी, आपने मुस्लिम लॉ को आप फॉलो करते हैं, तो आपने मन में सोचा कि मुस्लिम लॉ में तो मौखिक हिबा भी मान्य है, हम मौखिक ही हिबा कर देते हैं। तो ऐसी चीजों को सर यदि पुत्र ने चुनौती दे दी अदालत में, तो आपको साबित करना उसमें सर मुश्किल हो जाएगा, इतना आसानी से साबित नहीं होगा। यदि आपने उसको रजिस्टर्ड भी करवा लिया, विधि अनुसार किया, तो वो बिल्कुल कानूनी अधिकार उसमें प्राप्त होंगे सर। हम इसमें आगे बढ़ते हैं। हमारे एक व्यूअर्स का जो सवाल है, क्या कोई व्यक्ति अपनी खुद की कमाई से खरीदी हुई जमीन स्वर्जित संपत्ति का 1/3 से ज्यादा हिस्सा विल के जरिए दे सकता है? इसका उत्तर है हाँ, सॉरी सर, इसका उत्तर है मुस्लिम कानून के अनुसार वसीयत बनाते समय कुछ स्पष्ट नियम और सीमाएं होती हैं। खासकर जब बात आती है स्वर्जित सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी और वसीयत की अधिकतम सीमा की, तो मुस्लिम कानून में वसीयत का अधिकार और सीमाएं निर्धारित की गई हैं। जैसे कि स्वर्जित संपत्ति वह संपत्ति जो व्यक्ति ने अपने कमाए हुए पैसे या मेहनत से खरीदी हो, न कि विरासत में मिली हो। वसीयत, ये स्वर्जित संपत्ति की डेफिनेशन कहीं भी चले जाएं आप, यही मानी जाएगी, चाहे हिंदू लॉ या मुस्लिम लॉ में। तो इसमें वसीयत एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें व्यक्ति अपनी संपत्ति के वितरण का उल्लेख करता है, जो मृत्यु के बाद लागू होता है। ये डेफिनेशन हो गई। वसीयत की सीमाएं क्या होंगी सर, हम इसको समझ लेते हैं मुस्लिम लॉ के तहत। ये मैंने इसको अंडरलाइन कर देता हूँ सर, हाईलाइट। इस्लामी कानून जिसको हम शरिया भी कहते हैं के अनुसार कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अपनी स्वर्गीय संपत्ति का अधिकतम 1/3, जिसको 1/3 हिस्सा भी कहते हैं, ही वसीयत के जरिए किसी गैर वारिस जैसे कि दोस्त, चाचा, चाची या कोई गैर ममालिक को दे सकता है। बाकी का 2/3 हिस्सा अपने फराइज वारिस, इसमें सर गलत तरीके से टाइप हो गया फर्जी वारिस, वो फर्जी नहीं, फराइज जो रहते हैं, मैं उसको कर देता हूँ, कभी कभी टाइप मिस्टेक हो जाती है, आप थोड़ा देख लिया करें। फराइज मतलब उसके जो वेद वारिस हैं, जैसे कि बेटे बेटियां, माता पिता, पत्नी के बीच फराइज इस्लामी वारिस के नियमों के अनुसार इसको बांटी जाएगी। यदि व्यक्ति 1/3 से अधिक वसीयत करता है, तो वह हिस्सा गैर कानूनी माना जाता है और वारिसों का अधिकार उसमें प्राथमिक होता है। फराइज वारिस मतलब ये जो मेन वारिस होते हैं, जिसको कुरान पाक में भी उल्लेख बताया गया है और हदीसों में भी जिसके बारे में बताया गया है। उदाहरण के साथ हम इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए अब्दुल ने अपनी कमाई से 9 लाख रुपए की जमीन खरीदी। अब वह अपनी मौत के बाद अपनी संपत्ति के बारे में वह अपनी मौत के बाद अपनी संपत्ति के बारे में वसीयत बनाना चाहता है, मतलब उसके मरने के बाद किसको किस प्रकार से दी जाएगी। नंबर 1 है, इसमें मुस्लिम कानून के अनुसार वो अपनी 9 लाख की संपत्ति में से केवल 3 लाख रुपए, जो कि 1/3 है, तक किसी गैर वारिस को वसीयत कर सकता है। नंबर उस दूसरा है, बाकी 6 लाख रुपए वारिसों, जैसे कि ये फराइज है सर में टाइपिंग मिस्टेक में, जैसे उनके बेटे बेटी, माता पिता के बीच फराइज के अनुसार बांटे जाएंगे, बाकी का 2/3 हिस्सा। अगर उसने 5 लाख रुपए तक वसीयत की, तो अदालत या मुस्लिम परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा वह वसीयत चुनौती के तहत अस्वीकार हो सकती है और केवल 3 लाख का हिस्सा वैध माना जाएगा। इसमें सर मैं आपको बीच में एक बात और बता दूं, मेरे एक व्यूवर्स हैं उत्तर प्रदेश के, तो वहाँ जमींदारी कानूनी विधान 1950 भी लागू होता है। उसमें बताया गया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ वहाँ लागू नहीं होगा इस पॉइंट पर, और जमींदारी कानून विधान लागू होगा। तो ऐसी स्थिति में अदालत के द्वारा भी वहाँ
तो यहाँ पे सर ये जो वसीयत का जो 1/3 हिस्सा जो किया जा सकता है अधिकतम, इस पे मैं आपको एक बात की जानकारी दे दूं कि मेरे एक व्यूअर्स भी हैं उत्तर प्रदेश के। उन्होंने मुझसे कमेंट्स करके सवाल भी किया था, और वहाँ पे एक जमींदारी कानून अधिनियम 1950 लागू किया गया। वहाँ पे अधिकार दिए गए हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ इस मुद्दे पर वहाँ लागू नहीं होगा, और कोई एक मुस्लिम व्यक्ति संपूर्ण संपत्ति की वसीयत भी किसी भी उसके वारिस को या किसी को कर सकता है। इसी के आधार पे वहाँ कोर्ट में दावा भी लगाया गया था, उनके विपक्ष में फैसला भी दिया गया व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1-2 में। उसकी उनके द्वारा अपील भी की गई है। उसमें मेरे से उन्होंने कुछ क्योरी भी चाहिए थी, तो मैंने उनको बताई भी थी। तो इसमें एक सर मैं आपको बता दूं कि रिट याचिका जैसे कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में 142 में दिया गया है, कानून से उठ के भी न्यायालय उसमें डिसीजन दे सकता है। और भारत के संविधान के अनुच्छेद में भी जैसे 14 में समानता का अधिकार बताया गया है, वो पर्सनल लॉ जरूर है, लेकिन एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 13(1) जो आपसी सहमति से तलाक के बारे में बताया गया है कि उसमें वो लिमिटेशन कि 1 साल तक वो पृथक रह रहे हों, और तलाक याचिका पेश की जाएगी, वो 6 माह का वेट करेंगे, और उसके बाद फिर उसमें न्यायालय के द्वारा अगर उनके द्वारा तलाक याचिका वापस नहीं ली गई तो तलाक का विवाह विघटन कर दिया जाएगा। तो इस समयावधि को भी भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कानून में लिखा होने के बाद भी उसमें टिप्पणी और राय जाहिर की है कि यदि उनके रिश्ते अनब्रेकेबल मतलब इस प्रकार के हो गए हों कि उनका दोबारा साथ में रहना संभव नहीं हो, तो इस लिमिटेशन का भी वेट करने की आवश्यकता नहीं है। और उन्होंने जो है कि इस मुद्दे पर कानून में संशोधन करके कानून बनाए जाने के लिए लेटर भी जारी किए थे 2 न्यायाधीशों की पीठ में। तो ऐसा हो जाता है साहब। आपके केस में भी यदि आप कोशिश करें तो संभव है कि उसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय उसमें हर चीज से उठ के एक नया फैसला प्रदान करें और एक नई मिसाल बने, एक नया कानून बने, तो आप उस तरीके से भी कार्रवाई कर सकते हैं। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का गलत हुआ है, नाइंसाफी हुई है, वो वसीयत धोखाधड़ी से, बेईमानी से, गलत तरीके से तैयार की गई है, तो आप इस मुद्दे पे भी चैलेंज करके उसे निरस्त करवा सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं सर इसमें कि अगर उसने 5 लाख रुपए तक वसीयत की तो अदालत या मुस्लिम परिवार के अन्य सदस्य द्वारा वह वसीयत चुनौती के तहत अस्वीकार हो सकती है, और वह केवल 3 लाख का हिस्सा ही वैध माना जाएगा। अब इसमें फराइज वारिस कौन है सर, इसमें देख लेते हैं। जैसे कि बेटे बेटियां, माता पिता, पति या पत्नी, और दादा और दादी, भाई बहन कुछ शरीयत के अनुसार वारिस फराइज के अनुसार अपनी संपत्ति हिस्सेदारी में पाते हैं। वसीयत कब मान्य नहीं होती? यदि वसीयत 1/3 से अधिक हो तो वह वारिसों के खिलाफ प्रभावीन होगी। जो फराइज वारिस हैं उनके खिलाफ प्रभावीन होगी। अगर वसीयत में गैर वारिसों को दिया गया हिस्सा 1/3 से कम है तो वह वैध और प्रभावी माना जाएगा। इसमें जो निष्कर्ष है सर, मुस्लिम कानून के तहत आप अपनी स्व अर्जित संपत्ति का केवल 1/3 हिस्सा ही वसीयत के माध्यम से किसी गैर वारिस को दे सकते हैं। ये ला है सर, पर्सनल ला, लेकिन कहीं कहीं वो जो ला बना के उसको रोका गया वो एक अलग चीज हो सकती है सर। 1/3 से अधिक वसीयत करना कानूनन मान्य नहीं है, और वारिसों का अधिकार उसमें प्राथमिक होता है। ये सर कहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो गई है सर, फराइज वारिस। इसको हम इस प्रकार से देख लेते हैं सर। एक हमारे व्यूअर्स का सवाल भी है, मुस्लिम कानून में चल संपत्ति में बेटियों का हिस्सा जांच एवं सत्यापन के साथ। इसका उत्तर है, कुरान का जो मूल आधार है सर, सूर्य अल निसा आयत नंबर 11, Allah commands you regarding your children to the male a portion equal to that of two females। इसका जो हिंदी तर्जुमा है कि अल्लाह तुम्हारे बच्चों के बारे में तुम्हें आदेश देता है, एक पुरुष का हिस्सा 2 महिलाओं के हिस्से के बराबर होगा। इसका अर्थ है बेटा 2 हिस्सा लेगा, बेटी 1 हिस्सा लेगी। यह नियम चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति पर समान रूप से लागू होता है सर। आप ये ध्यान रखिएगा, इस्लाम में संपत्ति का प्रकार नहीं देखा जाता, बल्कि संपत्ति के मालिक की मृत्यु के बाद सभी संपत्ति चल अचल को फराइज के नियमों के अनुसार बांटा जाता है। उदाहरण इस प्रकार से, मान लीजिए किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी चल संपत्ति 6 लाख रुपए, उसको एक बेटा और एक बेटी है, कुल हिस्से बेटा 2 और बेटी 1 इस प्रकार से बांटेगा। ये 6 लाख में भागे 3 करा, इसमें 2 लाख प्रति हिस्सा, बेटे को 4 लाख और बेटी को इसमें 2 लाख रुपए मिलेंगे। यह वितरण बिल्कुल शरिया के अनुसार सही है। यदि केवल बेटियां ही हैं, बेटा नहीं है, तब सूरह अल निसा की आयत नंबर 11 के अनुसार, if there are only daughters 2 or more, their share is 2/3 of the estate। मतलब 2 या अधिक बेटी कुल संपत्ति में 2/3 हिस्सा लेंगी, 6 से 1/3 हिस्सा अन्य योग्य वारिसों जैसे पति माता पिता को भी इसमें मिलेगा, उन सबका भी हिस्सा रहेगा मृतक के। यह भी शुद्ध इस्लामी नियम है।
इसमें विशेष ध्यान देने वाली बात है, बेटियों को वसीयत के द्वारा उनका निर्धारित हिस्सा नहीं छीना जा सकता। बेटियों को उनका हक मिलके रहेगा और इस्लाम में इसका विशेष रूप से बताया गया है। वसीयत केवल 1/3 पर लागू होती है और वह भी गैर वारिसों के लिए, जब तक अन्य वारिस सहमत हों। अगर किसी व्यक्ति ने पूरी संपत्ति में वसीयत कर दी है तो वह शरिया कानून के विरुद्ध मानी जाएगी। वारिस विरोध करें तो कोर्ट वह रद्द भी कर सकती है। निष्कर्ष है, कुरान की आयत बिल्कुल सही है। सूरह अल निसा आयत नंबर 11। ये सर मैंने जहाँ तक हो सकता है सही करके लिखने की कोशिश की है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैंने सही लिखा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। बेटियों का हिस्सा बेटों के मुकाबले आधा होता है। चल संपत्ति भी फराइज के अंतर्गत आती है। उदाहरण और वितरण इस्लामिक कानून के अनुसार शुद्ध और सटीक है। सुप्रीम कोर्ट के इसके कुछ फैसले भी हैं सर, जो भारत में संपत्ति विवादों पर न्यायपालिका का दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में तय किया है पैतृक और सुवर्जीय संपत्ति पर अधिकार, बेदखली, डिसऑन, वंचित करने जैसे विषयों को कैसे देखा जाता है। तो ये इसमें बताया गया है कि क्या बेटा पिता की सुवर्जीय संपत्ति का जो है कि क्या बेटा पिता की स्वर्जीय संपत्ति का कानूनी हकदार होता है। उत्तर स्पष्ट क्या है कि अगर संपत्ति स्वर्जित है तो पिता चाहे तो उसे किसी को भी दे सकता है और बेटा उसका हकदार नहीं होता जब तक कि वो वसीयत हिबा से प्राप्त ना कर ले। सरल उदाहरण भी इसमें लिखे गए हैं। यदि रमेश ने अपनी सारी संपत्ति गिफ्ट में बेटी को दे दी तो बेटा यह दावा नहीं कर सकता कि उसे स्वाभाविक रूप से हिस्सा मिलना चाहिए क्योंकि वो पैतृक संपत्ति नहीं थी। क्या माता पिता द्वारा बेदखली पत्र देना कानूनी रूप से मान्य है? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डिसऑन जो शब्द है का भारतीय कानून में कोई ठोस कानूनी अस्तित्व नहीं है। सिर्फ यह पत्र जारी कर देना कि मैं अपने बेटे को बेदखल करता हूँ कोई वैध कानूनी प्रभाव नहीं डालता जब तक कि इसके साथ संपत्ति हस्तांतरण या वसीयत ना हो। निष्कर्ष है, इसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय का फैसला भी है सर, ये विनीता शर्मा का जो मैंने आपको बताया था और उसी के बारे में इसमें निष्कर्ष भी बताया गया है, डिसीजन भी। और वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार जो हैं इसमें शॉर्ट में सर मैं आपको बता देता हूँ। भारत में बुजुर्गों की स्थिति को सशक्त बनाने के लिए इस कानून को बनाया गया है और वरिष्ठ नागरिकों के पास बच्चों के निर्वाह भत्ते मांगने का भी अधिकार होता है कि इस अधिनियम के अनुसार 60 वर्ष से अधिक आयु के माता पिता चाहे उन्होंने संपत्ति दी हो या नहीं अपनी संतानों से भरण पोषण की मांग कर सकते हैं कोर्ट में दावा लगा के। 144 में भी दिया गया है सर, भारतीय बी नागरिक सुरक्षा संहिता में, और इसकी धारा 4 में भी दिया गया है। धारा 4 में अगर संतान पिता की देखभाल नहीं कर रही है तो माता पिता ट्रिब्यूनल में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ट्रिब्यूनल संतान को 10,000 रुपये प्रति माह तक का भरण पोषण देने का आदेश दे सकता है। और धारा 23 भी है सर, इसमें यदि माता पिता ने अपनी संपत्ति गिफ्ट डीड या वसीयत द्वारा संतान को दी है और वह संतान बाद में उनकी सेवा नहीं करती तो वह उन्हें घर से अगर निकाल भी देती है तो संपत्ति का हस्तांतरण शून्य वाइड माना जा सकता है और माता पिता उसे वापस ले सकते हैं। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु भी बताए गए हैं, उदाहरण भी है। जिला अधिकारी को कैसे शिकायत की जाएगी, मेंटेनेंस की क्या प्रक्रिया होगी, क्या संपत्ति वापस ली जा सकती है, इसके कुछ उदाहरण भी इसमें तैयार किए हैं। वसीयत और हिबा में अंतर को सर अध्याय 6 में बताया गया ई बुक के। सर वीडियो सर काफी लंबा हो जाएगा अगर मैं अब आगे एक्सप्लेन करूंगा तो मैं शॉर्ट में सर आपको बता रहा हूँ। इसमें वसीयत और हिबा में अंतर जो है कि इसमें धारा 63 और हिबा किस प्रकार से होगा मैंने बताया। धारा 122 में बताया गया हिबा के लिए संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा में क्या पिता वसीयत से बेटे को बाहर कर सकता है, ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। ये सब सर ई बुक के अंदर मैंने प्रिंट किया है। ये उसी बुक के अंदर से मैं दे रहा हूँ आपको बता के। वसीयत में उदाहरण में इस पे स्पेशल वीडियो और अलग भी बना दूंगा सर इस पे हिबा और वसीयत में अंतर पे। और ये सभी जो हैं आप देख रहे हैं सभी जानकारी इसमें दी गई है। और ये जो बताया गया संपत्ति विवाद से बचने के कानूनी उपाय, तो सर हिबा और वसीयत में अंतर और कानूनी उपाय इस पे मैं नेक्स्ट वीडियो आपको अलग से बना दूंगा सर, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो चुका है, तकरीबन 1 घंटे का वीडियो हो चुका है। यदि मैं इन टॉपिक को भी शामिल करूंगा तो 25 मिनट और लग जाएंगे। तो आप ये सभी बुक में शामिल है सर। मैं इस पे आपके लिए स्पेशल वीडियो फिर अलग से नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा। और ये अंत में सर समापन इसमें बताया गया है। तो ये जो आप देख रहे हैं सर ये ई बुक है। मैं आपको इसके टाइटल से एक बार और परिचित करा देता हूँ। क्या पिता अपनी संपत्ति से बेटे को बेदखल कर सकता है, हिंदू या मुस्लिम लॉ की पूरी जानकारी, यही सर हमारा वीडियो का भी टाइटल होगा। और ये ई बुक ही है। इस ई बुक के अंदर से ही सर मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दी है। और जानकारी देने का मतलब भी यही है कि आप जब मेरा वीडियो आप देखें तो ये ई बुक से भली भांति परिचित भी हो जाएं, क्योंकि यदि आपने इसको परचेस किया तो ये इसी रूप में आपको पीडीएफ के रूप में आपको वहां प्राप्त होगी। 199 रुपीज मात्र कीमत इसकी मेरे द्वारा रखी गई है।
यदि आप में से किसी को आवश्यकता महसूस हो तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। पहले देख लें, समझ लें, सुन लें, सोच लें, और यदि आपको लगता है कि आपके लिए उपयोगी है तभी सर आप इसको परचेस करें। इसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा। वहाँ ई बुक डाउनलोड लिखा दिखाई देगा, उसके आगे आपको लिंक दिखाई देगी। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप वहां से मेरे ई बुक स्टोर पर पहुंच जाएंगे। वहां पे बाय नाउ का ऑप्शन दिखाई देगा, ई बुक की डिस्क्रिप्शन भी आपको दिखाई देगी। या बाय नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो पेमेंट करने के भुगतान के तरीके आपके सामने आएंगे। उससे आप जैसे ही भुगतान करेंगे तो ये ईमेल पर आपकी डाउनलोड का मैसेज आएगा। वहां से आप आपके स्मार्टफोन, मोबाइल और कंप्यूटर पर डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी प्रिंट आउट भी आप चाहे तो आप निकाल सकते हैं। या आपके पर्सनल यूज की है, आप इसको किसी अदालत में पेश नहीं कर सकते, रजिस्ट्रार कार्यालय में पेश नहीं कर सकते, किसी भी सरकारी दफ्तर में आप पेश नहीं कर सकते। सिर्फ आपके पर्सनल यूज के लिए ये मेरे द्वारा तैयार की गई है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक के नाम से, ताकि एक अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने की कोशिश है कि जब व्यक्ति के समक्ष कुछ मामला पैदा होते हैं तो वो क्या करे सोचता है, तो उस क्या करे का जवाब एक अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने का एक प्राइम एफिसी मेरा प्रयास है, एक मार्गदर्शन है। आप इस पे कानूनी अमल करने से पहले अपने वकील साहब से कानूनी मार्गदर्शन से सलाह मशवरा जरूर करें, उसके बाद ही आप आगे की कानूनी कार्रवाई करें। और इसी प्रकार से मेरा जो ई बुक स्टोर है उस पर तकरीबन 100 ई बुक मेरे द्वारा अपलोड की जा चुकी हैं। वो विभिन्न प्रकार की समस्याओं पर आधारित हैं, उनके सॉल्यूशन करने के लिए। तो आप वहां भी देख सकते हैं, उनमें से यदि कोई आपको उपयोगी लगे तो आप वह भी परचेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सर आज के वीडियो में मेरे द्वारा जो हमारा वीडियो का टॉपिक है कि क्या पिता संपत्ति से बेटे को बेदखल कर सकता है, हिंदू एवं मुस्लिम लॉ, इसके बारे में मुकम्मल कानूनी जानकारी सर मैंने आपको प्रदान कर दी, हिंदू लॉ के तहत भी और मुस्लिम लॉ के तहत भी। और हमारे 4 व्यूअर्स के 4 सवालों को भी इस वीडियो में मेरे द्वारा क्लेरिफाई किया गया, उनका जवाब दिया गया है, उन सबको ई बुक के अंदर लिख भी दिया गया है। तो ये एक कोशिश है, एक सूचना है, एक मार्गदर्शन है। तो उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और बाकी के जो टॉपिक बचे हैं उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा सर, कि परिवार को सावधानी, झगड़े से कैसे बचाया जाए, उस पर सावधानी, हिबा और वसीयत में अंतर। तो उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।